क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने इकाई 1 के अध्याय 1 का कुछ पार्ट का अध्ययन किया था। रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था उसको इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सजीवों के संदर्भ में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ पर आप पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इस विषय पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। अब आप सजीवों के लक्षण क्या होते हैं इसके विषय में यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। सजीवों के जो प्रमुख लक्षण हैं उन पर हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से पहला लक्षण होता है जो सभी सजीवों में महत्वपूर्ण लक्षण है, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जीवों के शरीर में जीवद्रव्य अनेक सूक्ष्म व कलायुक्त इकाइयों के रूप में होता है, इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई होती है, ऑटोनोमस यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है वो एक स्वतंत्र इकाई होती है, वो स्वनियंत्रित होती है, किसी और से नियंत्रित नहीं होती है। अपने अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर वो स्वयं नियंत्रण रखती है। कोशिका की संरचना में आपको पढ़ाया गया है कि कोशिका के लगभग बीचों बीच में एक केंद्रक पाया जाता है और ये केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए उसको स्वायत्त इकाई कहा गया है। अनेक एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का भी बना हो सकता है, एक कोशिका का भी बना हो सकता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सबको आप जानते हैं। इन सभी प्राणियों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, सिंगल सेल, और उसी सिंगल सेल में जीवन की समस्त आवश्यक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनका शरीर बहुत प्रकार की और बहुत संख्या में ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है। मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स होती हैं इन द मल्टी सेलुलर बॉडीज। सभी कोशिकाएं स्वायत्त होती हैं। स्वायत्त समझ गए ना, मीन्स जो अपनी सभी क्रियाओं का नियंत्रण स्वयं कर लेती है, उसी इकाई को स्वायत्त इकाई कहा जाता है। तो जीव शरीर में पाई जाने वाली जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती हैं वो सब अपने अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण स्वयं करती हैं। स्वानुशासन जिसको कहते हैं, स्वनियंत्रण, स्वानुशासन। सजीवों का दूसरा लक्षण क्या है? आकृति एवं आमाप। ये बात भी हम आपको कल बता चुके हैं पिछले वीडियो में। सभी जंतुओं का आकृति और आमाप निश्चित होता है, स्थिर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको चित्रात्मक रूप से कुछ लक्षण आपको बताए गए हैं, इनमें से देख लीजिए। सबसे पहला लक्षण है सेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, तीसरा है रेस्पिरेशन, चौथा है न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या है इसमें? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो शुरुआत होती है जीव की जहाँ से, वो है प्रोटोप्लाज्म।
ये प्राकृतिक तत्वों द्वारा निर्मित होता है और प्राकृतिक परिस्थितियों में ही निर्मित होता है। कल मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो पाया है, अब तक नहीं हो पाया है, आगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब वो समय आने पर पता चलेगा। अभी तक तो वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जीवद्रव का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर पाए हैं। तो जीवद्रव के चारों ओर एक प्रकार की भित्ति कवर्ड होती है, इस प्रकार से कोशिका का निर्माण हो जाता है। कोशिका जो होती है वो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं संपन्न होती हैं, यह एक जैविक क्रिया है, और जैविक क्रियाएं संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन इज द मस्ट कंटेंट। तो उसको जीवधारी श्वसन के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में पोषण जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। पोषण मतलब कि अपने वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। भोज्य पदार्थों को क्यों ग्रहण किया जाता है? जब भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करेंगे तो ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसके बाद मूवमेंट, आपको परिवर्तनशीलता बताया था। सजीवों का प्रमुख लक्षण परिवर्तनशीलता, क्रियाशीलता। तो मूवमेंट परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है। सभी जीवधारियों में वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रजनन, कोई भी जीवधारी अपने जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार प्रजनन करती है। अपनी व्यवस्था के अनुसार, उस जाति में जैसी व्यवस्था होती है उसी के अनुसार प्रत्येक जीव जाति प्रजनन करती है। ठीक है। और लाइफ साइकिल क्या होता है? जन्म होना, जन्म के बाद में बड़े होना, बड़े होने के बाद में वृद्ध होना और मृत्यु को प्राप्त होना। जितने भी जीवधारी हैं उन सब में यही स्टेप फॉलो होते हैं। सभी जीवधारी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी को जीवन चक्र कहा जाता है। तो ये सभी लक्षण हम आपको बता चुके हैं पीछे। वृद्धि, पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन और गमन, और संवेदनशीलता, अनुकूलनता एवं स्थैतिकता। यह बिंदु हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में क्या है। संवेदनशीलता क्या है? जिस प्रकार से ऋतु में परिवर्तन होता है तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है, आपके स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं कि आप जाड़े की ऋतु में आप ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मी की ऋतु में आप कम कपड़े पहनते हैं। क्यों? ये संवेदनशीलता है मौसम के प्रति। इसी तरह से तापमान के प्रति संवेदनशीलता, जब कभी किसी गर्म वस्तु से हमारा शरीर का कोई भी भाग अचानक में टच कर जाता है तो बहुत तेज़ी से हम उस भाग को हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? संवेदनशीलता के गुण के कारण होता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर दिया गया है अनुकूलनता, एडाप्टेशन, एडाप्टेबिलिटी, जिसको आप लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट, सेटिंग करना, एडजस्टमेंट करना। जैसे आप किसी सोसाइटी में हैं या किसी भिन्न वातावरण में आप गए हुए हैं, किसी सभा में हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, तो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना कि आपको कोई तकलीफ ना हो। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन, या फिर हिंदी में अनुकूलनता। ठीक है, एडाप्टेबिलिटी का गुण है ये। प्रजनन अभी आपको बता दिया, जीवन चक्र भी बता दिया, और जीवन चक्र के बाद में जैव विकास। जैव विकास का गुण भी केवल जीवधारियों में होता है। ठीक है, जैव विकास क्या है? कालांतर में धीरे धीरे जीवों के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन एक समय तक इतना अधिक हो जाते हैं कि वो नया जीव जो है अपने पीढ़ियों से थोड़ा भिन्न दिखने लगता है। तो इस प्रकार से एक नई जात का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं
जैव विकास। पुरानी जातियों में धीरे धीरे लंबे समय के बाद क्रमिक विकास होता रहता है और एक नई जाति का निर्माण हो जाता है, तो इसी को कहते हैं जैव विकास। तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर जब जीवन का विकास हुआ होगा तो ऐसा उम्मीद करते हैं वैज्ञानिक, ऐसा विश्वास करते हैं वैज्ञानिक, अध्ययन में ऐसे परिणाम निकल के आए हैं कि जीवन का विकास सिर्फ एक कोशिका में हुआ होगा और उसके बाद उसमें जैव विकास करते 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 बहुकोशिकीय जीव बन गए और इस पृथ्वी पर वायुमंडल में और जल मंडल में आपको बहुत बड़े बड़े बहुकोशिकीय जीव देखने को मिलते हैं, हाथी जैसे, व्हेल जैसे, सारस जैसे। अब डायनासोर तो विलुप्त हो चुके, वो पृथ्वी के सबसे बड़े जंतु हुआ करते थे, लेकिन वो प्राकृतिक परिस्थितियों में क्या नहीं कर पाए, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए खुद को, अनुकूलनता, ऊपर जो आपने पढ़ा ना, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। इसीलिए बारहसिंगा भी मरते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट से। उनमें बड़ी बड़ी सींगें होती हैं और वो जब भागते हैं तो उनकी सींगें झाड़ियों में फंस जाती हैं और जो शिकारी होता है, शेर, बाघ, चीता, ये इनको खा जाते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, अब आप पढ़ेंगे जीवों में विविधता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग्स। डाइवर्सिटी, इसी शब्द को समझिए, डाइवर्सिटी हिंदी में इसको कहते हैं विविधता। वैरायटी, वैरायटी आप लोग बहुत बोलते हैं ना, वैरायटी, यहाँ पर इतनी वैरायटी है। किसी दुकान पर आप कपड़े लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि यहाँ तो वैरायटी नहीं है। तो वैरायटी समझते हैं, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसी को वैरायटी कहते हैं। तो वैसे ही जंतुओं में भी तो तमाम वैरायटी होती हैं। आप गायों में ले लीजिए, तमाम वैरायटी होती हैं, देसी गाय, हरियाणवी गाय हैं, और गुजराती गाय। ठीक है, ऐसे भैंस में भी मुर्रा भैंस, देसी भैंस, पंजाबी भैंस। इसी प्रकार से फसलों में भी होता है, घोड़ों में होता है, बंदर में भी होता है। आप देसी बंदर देखते हैं, लंगूड़ी बंदर देखते हैं, पक्षियों में भी होता है। गौरैया में आप दो तरह की गौरैया देखते हैं, कौवे में आप दो तरह के कौवे देखते हैं। आप शहरों में देखते हैं जो स्लेटी कलर की गर्दन वाले छोटे आकार के कौवे होते हैं, और ग्रामीण परिवेश में देखते हैं जो बड़े आकार के बिल्कुल काले कौवे होते हैं और उनका आकार भी बड़ा होता है। उनकी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट होती है शहरी कौवों से। चाइना के कौवे दूसरी तरह के दिखेंगे, थाईलैंड, बर्मा के दूसरी तरह के दिखेंगे, भारत के कौवे दूसरी तरह के दिखेंगे। हैं सभी कौवे, तो ये हैं सभी कौवे, लेकिन वो अलग तरह के दिखते हैं, इसी को कहते हैं वैरायटी, विविधता। अब गन्ने की फसल में देखिए, गन्ने की बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, गेहूँ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, धान की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, मक्का की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसी को कहते हैं विविधता। जो वैरायटीज, जो शब्द आप वैरायटी बोलते हैं, वैरायटी का जिस अर्थ में आप प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में यहाँ पर विविधता का प्रयोग किया गया है जीव विज्ञान में। जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगा करके उनका नामकरण किया है। इनमें से 12 लाख जातियां जंतुओं की हैं तथा 5 लाख जातियां पादपों की हैं। इसमें कीटों की संख्या जंतुओं व पादपों को मिलाकर भी उनसे अधिक है। कीटों की कुल संख्या लगभग 10,25,000 है और प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई जातियों की खोज होती है। उपलब्ध गणना के अनुसार अभी तक वायरस की 1500 और बैक्टीरिया की 4,000 तथा प्रोटोजोआ की 40,000 जातियों का पता लगाया जा चुका है। जीव विज्ञानियों के अनुसार कवकों की 72,000 तथा उच्च पादपों की 2,70,000 जातियों की खोज हो चुकी है। जो जातियां हैं ये सब वैरायटीज़ हैं। जातियां जो हैं इन्हीं को वैरायटीज़ कहा जाता है। आप मच्छर देखिए, कभी बोलते हैं ये एनाफिलीज के काटने से ये बीमारी है, एडीज के काटने से वो बीमारी है, क्यूलेक्स के काटने से वो बीमारी है तो तब मच्छर ही।
लेकिन नहीं, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब क्या है? जातियां हैं, इन्हीं को कहते हैं वैरायटीज। यही विविधता है ना, मच्छरों में यह विविधता पाएगी। तो अब विविधता शब्द तो आप समझ गए होंगे। तो हमारे यूनिवर्स में जो नंबर ऑफ वैरायटीज पाई जाती हैं जीवधारियों की, वो चाहे जंतुओं की हो चाहे वनस्पतियों की हो, उसी को कहते हैं विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तालिका 1 में देखिए, विश्व में पौधों व जंतुओं की कुछ ज्ञात जातियों की संख्या यहाँ पर आपको बताई गई है। तालिका 1, इसमें हायर प्लांट्स, जो बड़े पौधे होते हैं, 2,70,000, एल्गी 40,000, फंजाई 72,000, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया 4,000, वायरसेस 1,550, मैमल्स में 4,650 जातियां हैं। मैमल्स आप समझते हैं, स्तनधारी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। तो ऐसा ना समझिए कि मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, बंदर केवल यही स्तनधारी जातियां हैं। 4,650 प्रकार की जातियां हैं। इसके बाद 9,700 प्रकार के बर्ड्स, पक्षी हैं। रेप्टाइल्स 7,150 प्रकार के। फिशेज 26,959, एक कम है नहीं, 960 पढ़िए इसको राउंड फिगर में। इसी तरह एम्फीबियंस हैं 4,780 एम्फीबियंस, जानते हो, जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट्स 10,25,000। क्रस्टेशियंस 43,000, 43,000। मोलस्कस वही सूती शंख जो होता है, घोंघा पायला, वो मोलस्कस होते हैं। इसी तरह से नेमेटोड्स एंड वर्म्स 25,000 जातियां हैं नेमेटोड्स की, जैसे एस्कैरिस हमने आपको बताया था ना, नेमेटोड्स। प्रोटोजोआ की 40,000 जातियां हैं। अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम के जैसी जातियां जो हैं वो 40,000 हैं। अन्य भी जिनका भी नामकरण नहीं किया गया है कि वो किस ग्रुप में रखा जाएगा, तो वो भी 1,10,000 हैं। अब इसी तरह से तालिका 2 में आप देखिए, भारत में पाए जाने वाले पौधों की संख्या। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी प्लांट कौन से होते हैं? जो सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, जिनमें फल, फूल, शाखाएं सभी कुछ होते हैं। उनकी 17,500 जातियां ज्ञात हैं। जिम्नोस्पर्म की 64, सबसे कम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किन पौधों को कहा जाता है? जिनमें बीज तो लगते हैं लेकिन बीज के चारों तरफ छिलका नहीं पाया जाता है, नग्न बीजी पौधे होते हैं, इसीलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो सबसे विकसित पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म, उससे कम विकसित हैं जिम्नोस्पर्म, और उससे कम विकसित हैं ट्रेडोफाइटा, उससे कम विकसित हैं ब्रायोफाइटा, उससे कम विकसित हैं लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं तो सहजीवी होते हैं, इसमें शैवाल प्लस कवक दोनों मिल करके इसका निर्माण करते हैं, तो उसको लाइकेन कहा जाता है। इसके बाद फंजी और एल्गी, ठीक। उससे कम विकसित हैं बैक्टीरिया। तो सबसे कम बैक्टीरिया, देखो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है ये जंतुओं के ग्रुप में भी पढ़ा जाता है और पौधों के ग्रुप में भी पढ़ा जाता है, समझ गए। एल्गी जो है ये पादप ग्रुप में पढ़ा जाता है। एल्गी मतलब शैवाल, फंजी मतलब कवक। शैवाल और कवक दोनों मिल करके जो निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है लाइकेन, 5 नंबर पर लिखा है। 850 प्रकार के बैक्टीरिया, 6,500 प्रकार के शैवाल, 14,500 प्रकार के फंजाई और 2,000 प्रकार के लाइकेन का पता लगाया जा चुका है। इसी तरह से 2,850 प्रकार के ब्रायोफाइटा, 1,100 प्रकार के ट्रेडोफाइटा, 64 प्रकार के जिम्नोस्पर्म की जातियाँ और 17,500 प्रकार के एंजियोस्पर्म की जातियाँ। ये पौधों की जातियाँ हैं, पौधों की बात कर रहे हैं। अब तक खोजी जा चुकी हैं, पता लगाई जा चुकी हैं, इनका नामकरण भी हो चुका है, इनका वर्गीकरण भी हो चुका है। और अब यहाँ पर बात करते हैं जंतुओं की। 9 नंबर से नीचे जो लिखी हुई हैं, 9 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक, ये सब जंतुओं की जाती हैं। ये भारत की बात हो रही है। भारत में ज्ञात पादप और जंतुओं के संख्या
तो भारत में 300 प्रकार के मैमल्स पाए जाते हैं, 1232 प्रकार के बर्ड्स पक्षी हैं, रेप्टाइल्स 456 प्रकार के, एम्फीबियंस 209 प्रकार के, फिशेज 2546 प्रकार के, प्रोटोकॉडेट्स 119 प्रकार के, आर्थ्रोपोड्स इनकी तो संख्या बहुत है, 68,389 प्रकार के आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड आप जानते हैं, तिलचट्टा जो आपको पढ़ाया गया है, तिलचट्टा जैसे प्राणी जिनमें जॉइंट पोडोस होते हैं, जिनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं, इसलिए उनको आर्थ्रोपोडोस के अंतर्गत रखा गया है। तो तिलचट्टा और उसी के जैसे अन्य तमाम प्राणी जो हैं वो सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखे जाते हैं। मोलस्कस, प्रोटोजोआंस और अदर इनवर्टिब्रेट्स। इस तरह से आप देख रहे हैं भारत में भी जंतुओं और पादपों की अच्छी खासी वैरायटीज़ है। तो इसी को कहा जाता है, ये जो वैरायटीज़ हैं, ये सारी वैरायटीज़ जो हैं ये विविधता हैं। देखिए इतने प्रकार की, तो ये विविधता हो गई ना, वैरायटीज़ हो गई ना। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्स में जीवधारियों की विविधता। विश्व में ज्ञात जैव विविधता के कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे अभी तक ज्ञात जातियों में से 70% जंतु हैं और जंतुओं की कुल संख्या का 70% कीट हैं, अर्थात प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 जातियां कीटों की हैं। कुल जैव विविधता का केवल 22% पादप है। पादप तो बहुत कम है, पादपों की संख्या बढ़ाइए वरना जलवायु गड़बड़ा जाएगी। विश्व में कवक जातियों की संख्या मछलियों, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स तथा स्तनधारियों के कुल जोड़ से भी अधिक है, जैसा कि आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वैरायटीज़ हैं, विविधता है, जीवों की विविधता। अब महत्वपूर्ण बात आ रही है जीवधारियों का वर्गीकरण। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्या है? आपसे पूछा जाए वर्गीकरण क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण क्या है, तो क्या बताएंगे आप? हाई स्कूल में तो पढ़ चुके हैं। अभी आपको पीछे बताया गया हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्रकार के जीव जातियाँ पाई जाती हैं। तो किसी भी जीव जाति का अध्ययन करना हो तो कैसे अध्ययन करेंगे? क्या इतना आसान होगा किसी जीव जाति का अध्ययन करना? उसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि एक ग्रुप में, जैसे इंसेक्ट का ग्रुप है, तो केवल इंसेक्ट के ग्रुप में कई हजार प्रकार के इंसेक्ट हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, उनको समान लक्षणों और असमान लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो जब अलग अलग ग्रुप में रखा गया तो उनका अध्ययन करना आसान हो गया। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे आप अपने घरों में क्या करते हैं, आप देखते हैं किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, वॉशरूम का सामान वॉशरूम में, बाथरूम का सामान बाथरूम में। अब आपसे कहा गया चाय पत्ती ले आइए, तो आप सीधे किचन में जाएंगे, बाथरूम में थोड़ी दौड़े जाएंगे कि वहाँ पर आप बेडरूम में जा कर के चाय पत्ती ढूंढेंगे। अब जैसे किसी के घर में ये व्यवस्था नहीं है, कोई भी सामान कहीं भी पड़ा है, तो उससे कोई सामान ढूंढने के लिए कह दिया जाए, लाने के लिए कह दिया जाए, तो पूरा दिन तो ढूंढने में निकल जाएगा, वो लाएगा कब? और जिनके घर में सब व्यवस्थित रखा है तो उसी को कहा जाता है वर्गीकरण। तो वहाँ पर सामान का वर्गीकरण हो गया। आप सामान जैसे अब दुकान से, मार्केट से सामान आता है तो उसमें बहुत सारा सामान सब एक साथ में लाया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि ये सामान किचन में डाल दो, ये बेडरूम में रख दो, ये बाथरूम में रख दो, ये वॉशरूम में रख दो, ये वहाँ का सामान, ये हर, तो सब चीज़ व्यवस्थित कर दिया जाता है ना। तो इसी व्यवस्था को ही कहा जाता है वर्गीकरण। तो वही व्यवस्था यहाँ पर जीव जातियों पर लागू होती है। हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सारी जीव जातियाँ कबाड़ की तरह से भरी हुई हैं, लेकिन उनको अध्ययन करने के लिए
ग्रुपों में व्यवस्थित कर दिया गया है। जो एक समान लक्षण वाले प्राणी थे उनको एक ग्रुप में, और जो असमान लक्षण वाले प्राणी थे उनको दूसरे ग्रुप में। इस तरह से उनको छोटे से बड़े ग्रुप में, बड़े से छोटे ग्रुप में वर्गीकृत कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। इसी को कहते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। इससे लाभ क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या में ही नहीं, आकृति, आकार, भार, आमाप आदि सब में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है कि सामान्य रूप से उनकी पहचान और याद रखना उनको संभव नहीं था। तो इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूह में उनको व्यवस्थित कर दिया गया। अब इससे क्या लाभ हुए? जीवों की विविधता के बारे में पता चल जाता है, जीवों की उत्पत्ति तथा उनके बीच परस्पर संबंध का ज्ञान हो जाता है। इसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समूह के एक प्रारूपी जीव का अध्ययन कर लीजिए, उस समूह के सारे जीवों के संदर्भ में आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रत्येक जीव की जीव जगत में क्या स्थिति है, इस बात का पता चल जाता है। जीवों के विकास क्रम एवं प्रमाण का भी पता चल जाता है। तो यही सब लाभ हैं वर्गीकरण करने से। अब आगे आपको पढ़ना है वर्गीकरण की पद्धतियाँ, और वर्गीकरण की कई पद्धतियाँ हैं, जिसमें से 3 प्रमुख पद्धतियाँ आपको पढ़ना है। ये हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, रिमाइंड कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। इसके बाद अगला पार्ट भी इसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगला पार्ट भी तत्काल मिल जाएगा। जैसे अपलोड किया जाएगा वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा और आप आराम से पढ़ पाएंगे और अपना ज्ञान पूर्ण कर पाएंगे। ध्यान से पढ़िए, ठीक है? लापरवाही मत कीजिए। ओके, थैंक यू।